जिस प्रकार अभी हम लोग पढ़े जैव प्रक्रम के अंतर्गत पाचन तंत्र, पाचक ग्रंथियां और श्वसन तंत्र, उसी प्रकार देखा जाए तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं, जिसमें पाचन, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, गमन, वृद्धि, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, वृद्धि, प्रजनन। तो उन क्रियाओं के अंतर्गत एक एक को पढ़ाते हुए हम आपको चल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि मानव में परिवहन किस प्रकार होता है। तो मानव में जिस प्रकार हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, परिवहन है क्या है, परि माने परिध होता है, परिध माने चारों ओर, परिध माने चारों ओर। अब हृदय क्या है, आपके वक्ष भाग में पाया जाता है, लेकिन रुधिर चारों तरफ परिवहन होता है। परि माने चारों ओर और वाहन माने दौड़ना। वाहन माने जानते हो जैसे गाड़ी, मोटर गाड़ी चलती है, वैसे रुधिर में आने वाले सभी पदार्थ वाहन, परिवहन, वाहन माने चलना या दौड़ना। तो अब क्या है, परिवहन, परिध माने चारों ओर। हमारे शरीर में परिवहन तंत्र का अगर अध्ययन किया जाता है तो उसमें तीन भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक होता है स्पंदनशील, हमेशा बिना थके बिना रुके निरंतर कार्य करता रहता है और जीवन गति को बढ़ाता रहता है। यदि यह कार्य करना बंद कर दे तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले आता है मानव का हृदय, फिर आता है रुधिर, फिर आता है रुधिर वाहिनियां। अब इसमें बात की जाती है मानव के परिवहन। तो मानव के परिवहन तंत्र का अध्ययन करने पर तीन भाग स्पष्ट होते हैं। वह भाग जो निरंतर क्या होते हैं, स्पंदनशील, पंपिंग स्टेशन की तरह हमेशा रुधिर को पंप करते रहते हैं, उन्हें कहते हैं हृदय। और जो रुधिर जो बहता, जो लेकर के नलिकाओं के रूप में, नालियों के रूप में शरीर में फैला होता है, वो कहलाती है रुधिर वाहिनियां। और जो होकर बहता है, उन रुधिर नलिकाओं में बहता है, वाहिनियों में बहता है, उसे रुधिर कहते हैं। अब बात आती है रुधिर है क्या। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है और रुधिर गहरा लाल रंग का होता है। इसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। यह रुधिर की बात की जाती है तो कहा जाता है रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो रुधिर वाहिनियों में रुक रुक कर बहता है। और रुधिर हमारे शरीर में गैसीय विनिमय में सहायता करता है, क्योंकि रुधिर क्या करता है, निरंतर ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, वहां से उत्पन्न CO2 को पुनः बाहर करता रहता है, इसलिए गैसीय विनिमय में सहायता करता है। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो निरंतर धमनियों में रुक रुक कर बहता है, जिसके कारण क्या होता है कि शरीर में आवश्यक पदार्थ, पाचन के बाद बने हुए पोषक पदार्थ, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण, पोषक पदार्थ, इसके साथ ही साथ हार्मोन्स, एंजाइम आदि को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और जब ये क्या होते हैं कि रुधिर हमारे शरीर में अगर टूट फूट कट फट जाता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, रुधिर का थक्का बना करके, रुधिर को स्कंदन बना करके रुधिर को बहने से रोकते हैं। तो रुधिर निरंतर क्या है, हमारे शरीर में आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और उत्सर्जी पदार्थों को मल के रास्ते से बाहर करता है। अब रुधिर के बाद में आता है कि रुधिर है क्या। तो रुधिर एक प्रकार का तरल है जो प्लाज्मा में रुधिर कोशिकाएं होती हैं, ये गोलाकार होती हैं और बीच में इसका तल उभयोतल होता है और ये क्या होता है, प्लाज्मा में बहता रहता है। एक ट्रेन के समान रुधिर क्या है, एक डिब्बे हैं, जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं वह डिब्बे होती हैं, जिस रुधिर कोशिका से चाहे एंजाइम जुड़े, चाहे हार्मोन जुड़े, चाहे प्रोटीन जुड़े, चाहे विटामिन जुड़े, चाहे जल के अणु जुड़े, सबको लेकर के एक निश्चित स्थानों तक पहुंचाता है। और उसके बाद में शिराएं जो होती हैं अशुद्ध रुधिर के साथ शरीर में पाई जाने वाली अशुद्धियों को ला करके हृदय के द्वारा फेफड़े से बाहर करती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको मलमूत्र के रास्ते से बाहर करने का कार्य करती हैं। तो रुधिर एक महत्वपूर्ण तरल है जिसे देह तरल भी कहा जाता है और ये क्या होता है कि शरीर में निरंतर बहता रहता है। मानो कि एक स्वस्थ महिला के अंदर 5.5 से 6.5 लीटर रुधिर होती है, जबकि एक स्वस्थ पुरुष के अंदर
5.5 से 6.5 और 7 तक होती है, 7 लीटर रुधिर होती है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन परसेंटेज 13 से 14% तक होती है और पुरुषों में 15 से 16% हीमोग्लोबिन होती है। और ये रुधिर क्या करते हैं, निरंतर सभी आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब रुधिर परिवहन तंत्र अगर बात की जाए तो परिवहन तंत्र जैसे क्या होता है, 2 प्रकार का देखा जाए तो मुख्य रूप से एक जलीय परिसंचरण और एक रुधिर परिसंचरण। जलीय परिसंचरण स्पंजों में पाया जाता है जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, चट्टानों से लगे होते हैं, जैसे साइकान, ल्यूकोसुलुनिया, बाथ स्पंजिया। इन लोगों में जो सारी क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं वो होती हैं जलीय परिसंचरण के द्वारा होती हैं। और हमारे शरीर में या अन्य उच्च कशेरुकी जंतुओं में, पादपों में तो जल के द्वारा होता है, लेकिन अगर उच्च कशेरुकी जंतुओं की बात की जाए तो रुधिर द्वारा परिसंचरण होता है। परिसंचरण मतलब बार बार शरीर में आवश्यक पदार्थों को पहुंचा करके संचरित करना और ताकि उस भाग की वृद्धि और विकास हो सके। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो परिवहन तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में पाया जाता है, जो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में रुधिर पहुंचता है। जैसे कि एक काकरोच है आर्थ्रोपोडा का प्राणी, तो ये उसमें ऐसे कक्ष पाए जाते हैं और ये आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और इसमें धमनियों का तथा हृदय का अभाव होता है, लेकिन ये इसी प्रकार होते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये काकरोच में पाए जाते हैं। क्राफ्ट होते हैं, छोटे छोटे कच्छ होते हैं। जब यहाँ से रुधिर आता है, यहाँ से रुधिर ऐसे अंदर आया तो क्या हो गया, बस ये तुरंत मुंह बंद हो गया। और यहाँ से संकुचन, जब ये संकुचन हुआ तो यहाँ से ये मुंह बंद हो गया और रुधिर यहाँ पहुंच गया। ये अब जब यहाँ रुधिर यहाँ से यहाँ आया तो ये दोनों मुंह बंद हो जाते हैं। जब यहाँ से यहाँ रुधिर आया तो ये दोनों मुंह बंद होते हैं। तो जिन प्राणियों में रुधिर वाहिनियों के अभाव में बहता है, एक कक्ष से पूरे शरीर तक पहुंचता है, उन्हें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और जिनमें रुधिर के परिवहन के लिए रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, उन्हें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार रुधिर है। अब रुधिर में आता है कि रुधिर में कौन कौन से पदार्थ हैं, तरल संयोजी ऊतक क्यों है, तो रुधिर में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, फास्फेट, सल्फेट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड्स, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल, जल, प्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन आदि सभी तत्व पाए जाते हैं। और एक प्रकार की कोशिका होती है और ये लेकर के सभी आवश्यक पदार्थों को शरीर में जरूर जाती है, लेकिन ये रुधिर वाहिनियों के द्वारा छन करके सीरम में परिवर्तित हो जाती है। और सीरम सभी कोशिकाओं में स्पंज की भांति सभी पोषक पदार्थों को, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं, चूस लेती हैं और विसरण क्रिया द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को छोड़ देती हैं, जो पुनः सिराएं ला करके शरीर के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करने का कार्य करती हैं। अब इसमें आता है कि मनुष्य का परिवहन तंत्र। तो मनुष्य के परिवहन तंत्र के अंतर्गत मानव के हृदय का अध्ययन किया जाता है और उस मानव के हृदय का अध्ययन अभी हम, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 में जैव प्रकरण पाठ के अंतर्गत पहले चैप्टर के अंतर्गत दिया गया था। जैव प्रकरण में पाचन के अंतर्गत पोषण, पोषण के बाद में श्वसन। तो श्वसन का हम पिछली कक्षा में वर्णन कर चुके हैं। इसके बाद में हम सर्कुलेशन पर पहुंचे थे और रुधिर का कुछ वर्णन किए हैं। इसके बाद में आता है कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख परिवहन तंत्र क्या है, परिवहन तंत्र कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार कार्य करता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये हृदय होता है। हृदय में 3 ऑप्टिक नर्व होते हैं जो ये हृदय से ऊपर की तरफ, गर्दन से ऊपर खोपड़ी की तरफ फैले होते हैं। ये खोपड़ी में, आंख में, कान में, नाक में, मुंह में सब तरफ रुधिर को पहुंचाने का कार्य करते हैं। जबकि ये पल्मोनरी धमनी है, ये क्या करती है, ये रुधिर को लाने का काम करती है। अशुद्ध रुधिर को लाने का काम करती है। और कुछ सिराएं, धमनियां है जो ले जाने का काम करती हैं और सिराएं तो इधर से आती हैं। बात समझिए,
कि मानव के हृदय का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये क्या होता है कि ये ऊपर रुधिर ले जाने का काम करते हैं, नीचे रुधिर ले जाने का काम करते हैं। लेकिन मानव के हृदय की बात की जाए तो मानव का हृदय वास्तव में क्या होता है, एक स्पंदनशील अंग होता है जो हमारे शरीर में दोनों वक्ष भाग में दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा बाईं तरफ तिरछा स्थित होता है। इसे हृदय कहते हैं। यह पंपिंग स्टेशन की तरह निरंतर रुधिर को धमनियों में पंप करता रहता है। इसी प्रकार जब हृदय के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो शेप एंड साइज आता है, आकार एवं आकृति। कि हृदय का आकार वास्तव में बंद मुट्ठी के समान होता है। बंद मुट्ठी के समान होता है अर्थात ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे की तरफ नुकीला या कुंद होता है। और इसमें हृदय क्या होता है, नीचे की तरफ नुकीला या कुंद होता है, पूर्णतया नुकीला नहीं होता है। और ये क्या होता है कि इसके हृदय के ऊपर हृदय के का आकार बंद मुट्ठी के समान अर्थात ऊपर की तरफ चौड़ा, नीचे की तरफ नुकीला होता है। और इसका आकार और आकृति की बात की जाए तो हृदय की लंबाई 12.5 सेमी तथा चौड़ाई 7.5 सेमी और हृदय की मोटाई 4.5 सेमी होती है। इस प्रकार हृदय की आकार एवं आकृति इस प्रकार होती है। लेकिन भार की बात की जाए तो हृदय का वजन महिलाओं में 250 से 55 ग्राम का होता है और पुरुषों में 300 से 310 ग्राम तक हृदय का भार होता है। रंग की बात की जाए तो हृदय गहरा लाल भूरे चॉकलेटी रंग का होता है जो निरंतर क्या करता है, रुधिर को पंप करता है। इसके बाद में अगर हृदय की बात की जाए तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्षों में 2 अलिंद ऊपर की तरफ, 2 निलय नीचे की तरफ। अलिंद 2 छोटे ऊपर की तरफ होते हैं, निलय बड़े 2 नीचे की तरफ होते हैं और अलिंद से रुधिर ही निलय में पहुंचते हैं। इसके बाद में कार्डियक चक्र की बात की जाए तो हृदय कार्डियक पेशियों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे कार्डियक भी कहते हैं। तो इसकी कार्डियक चक्र होती है 0.8 सेकंड में एक कार्डियक चक्र पूरी होती है। कि 0.3 सेकंड में रुधिर 0.3 सेकंड में रुधिर भरते हुए अलिंद में लगता है और 0.4% रुधिर भरते हुए लगता है और 0.3 सेकंड जो होता है रुधिर पंप करते हुए लगता है और 0.1 सेकंड जो होता है ये करता है कि इतनी देर 0.1 सेकंड हृदय की मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं, शिथिल होती हैं, आराम करती हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो क्या होता है कि हृदय चक्र 0.8 सेकंड में एक पूरा होता है और 0.8 सेकंड में इसका मतलब हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार लब डप की आवाज करता है। और लब के साथ जब लब करता है तो अलिंद में भरा हुआ रुधिर पहले भर जाता है और जब उसको निलय में भेजना होता है तो दोनों अलिंद एक साथ आगे पीछे थोड़े समय अंतराल दोनों अलिंद संकुचित होते हैं और अपने रुधिर को सीधे पंप कर देते हैं। किसमें? निलय में। अलिंद निलय के बीच में त्रिवलनी द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं, हृदय में पाए जाते हैं। ये आवश्यकता अनुसार रुधिर को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये कपाट कहलाते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं। लेकिन हृदय के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जो हृदय को पंप करते समय क्या करता है कि हृदय को अधिक फैलने और अधिक सिकुड़ने से रोकता है। हृदय को अधिक फैलने और सिकुड़ने से रोकता है तथा हृदय को नम बनाए रखता है, हृदय को रिलैक्स प्रदान करता है, आराम देता है। तो हृदयावड़ी झिल्ली ऊपर की तरफ हृदय के ऊपर पाई जाती है जिसे हृदयावड़ी झिल्ली कहते हैं। कार्डियक चक्र की अवधि होती है 0.8 सेकेंड और हृदय की आवाज जो होती है लब डप तो हर 0.3 सेकेंड में लब होता है और हर 0.4 सेकेंड में डप होता है और 0.1 सेकेंड में हर हृदय आराम करता है, रिलैक्स होता है। लेकिन आगे बात की जाए कि हृदय निरंतर कैसे कार्य करता रहता है तो निरंतर कार्य करने के लिए हृदय की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं।
जिसमें क्या होता है कि ये आरेखित और रेखित मांसपेशियों पेशी ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं, जो ऐच्छिक और अनैच्छिक भी कहा जाता है, और इसे सामान्य भाषा में कार्डियक मांसपेशी कहते हैं। कार्डियक मांसपेशी के कारण ही रुधिर निरंतर लब डप जीवन पर्यंत अपना कार्य करता रहता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसमें हृदय में ये अलिंद दो अलिंद होते हैं, नीचे की तरफ दो निलय होता है। पल्मोनरी धमनी इधर है तो पल्मोनरी धमनी, बाया पल्मोनरी धमनी, दाई पल्मोनरी धमनी, एओर्टा ऊपर की तरफ होता है। तो जब हृदय पंप करता है तो ऑप्टिक नर्व कहलाते हैं, जो हृदय से रुधिर गले से ऊपर यानी आंख, कान, नाक, मुंह, गर्दन, जीभ, सर सभी भागों में रुधिर पहुंचाने का काम करता है। जबकि इंफीरियर वेना के द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीजनेटेड जो दाहिने अलिंद से दाहिने निलय में आते हैं, इनको इंफीरियर वेना केवा के द्वारा पुनः रुधिर में फेंक दिया जाए, वहां फेफड़े में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जब बाएं अलिंद से बाएं निलय में रुधिर प्रवाहित होता है तो सीधे शरीर के धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो एक बार बाएं अलिंद से बाएं निलय में शुद्ध रुधिर का परिवहन होता है, लेकिन दूसरी बार क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीकरण या जैविक क्रिया के द्वारा उत्पन्न CO2 व अन्य गैसें जो होती हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको वहां से सिराएं लेकर आती हैं और उसको दाहिने अलिंद से दाहिने निलय में पंप करती हैं, और वो रुधिर वहां फेफड़े में जाता है। और जैसे हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन मिलकर के शुद्ध रुधिर हो जाता है, और जैसे शुद्ध होता है वो क्या होता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में पूरे शरीर में पहुंच जाता है पंप के द्वारा। इस प्रकार दोहरा परिसंचरण मनुष्य में पाया जाता है। धमनी एवं सिरा रुधिर परिवहन तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग होता है, जिसे रुधिर वाहिनियां कहते हैं। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और सिरा। धमनी हृदय से लेकर के शरीर के दूरस्थ भागों तक फैली होती हैं, और धमनियों में रुधिर रुक रुक कर बहता है और शरीर के सभी भागों में संचरित होता है। सभी आवश्यक पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल, जल को धमनी में उपस्थित रुधिर लेकर के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। धमनियां लाल रंग की होती हैं, त्वचा के नीचे धंसी होती हैं, इनमें हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है और रुधिर लाल होता है। धमनियां त्वचा के नीचे धंसी होती हैं, इनकी दीवार मोटी होती है और ये लचीली होती हैं, इनमें निरंतर रुधिर शुद्ध रुधिर बहता है। जबकि अगर फुफ्फुस धमनी की बात की जाए, धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर, लेकिन फुफ्फुस धमनी में हमेशा अशुद्ध रुधिर और फुफ्फुस सिरा में हमेशा शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो धमनियां त्वचा के नीचे धंसी होती हैं, इनकी दीवार मोटी होती है, इनमें रुधिर रुक रुक कर बहता है। और ये क्या करती है कि रुधिर को हृदय से लेकर के शरीर के सभी भागों तक फैली होती हैं, जो आवश्यक पदार्थों को ले जाने का कार्य करती हैं, धमनियां कहलाती हैं। जबकि शरीर के दूरस्थ भागों से निकल करके सिराएं हृदय की ओर, फेफड़े की ओर फैली होती हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य उत्सर्जी पदार्थ को ला करके शरीर में पहुंचा करके फेफड़े के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती हैं। सिराएं नीले या हरे रंग की होती हैं, ये त्वचा के ऊपर पाई जाती हैं, इनमें अनऑक्सीजनेटेड रुधिर होता है, अर्थात उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण रुधिर नीले रंग का दिखाई देता है, जबकि धमनियों में रुधिर लाल रंग का होता है।